हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं फिर से एक नया करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का जो है लेकर आया हूँ। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ये करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा और एक एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन के साथ इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और आपको अगर ज़रूरत हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कैसा कैसा क्वेश्चन है और क्या क्या अपडेट अभी जो है हाल फिलहाल 1 से 2 दिन में हुई है। लेटेस्ट ही है ये, टोटली करंट अफेयर्स और ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चंस है। तो ये 10 क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करके ही अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो। करंट अफेयर्स में आप लोग जानते होंगे कि 30-30, 40-40, 50-50 करंट अफेयर्स एक बार में आपको दे दी जाती है याद करने के लिए। बट थोड़ा थोड़ा अगर करके दिया जाएगा तो जल्दी हम लोग सीखेंगे और डिस्क्राइब करके दिया जाएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। और वैसे अगर दिया जाए तो याद करने में थोड़ी सहायता मिलता है। तो इसी तरीके से हमने इस चीज़ को तैयार किया है, इसी चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन से अपडेट हैं इस इंडियन गवर्नमेंट और ये इंडिया और पूरे देश या जो भी है पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से अपडेट्स हैं, उस सब चीज़ों को समझते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है, आप लोगों को ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। देखते हैं स्क्रीन पे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक है जिसमें दिए हुए हैं, अपडेट है जिसमें दिए हुए हैं कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये बहुत अभी चर्चा में हो रहा है और इस पे कांग्रेस जो है विरोध भी जताया है कि ये जो है व्यक्ति जो ज्ञानेश कुमार है, ठीक है, 26वें, याद रखिएगा एग्जाम में कितने नंबर के हैं ये। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका कंट्रोल करना होता है जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उनका डेट अनाउंसमेंट कहाँ पे किस तरीके से। अभी हाल फिलहाल बिहार में होने वाले इलेक्शन को यही मैनेज करने वाले हैं। अभी 3-4 स्टेट्स में होने वाला है हाल फिलहाल में इलेक्शन, जो ये देखेंगे ज्ञानेश कुमार। तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि अभी चुनाव के जस्ट पहले ये बदले गए हैं जो राजीव कुमार की जगह लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसकी जगह लेंगे। राजीव कुमार की, वो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये 26वें हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ये एग्जाम में आने की संभावना है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे। तो 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार। ये गृह मंत्रालय में बहुत अच्छे पोस्ट पे जो भी अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं, जिस कारण से कांग्रेस इन पे विरोध जता रही है कि ये जो है इलेक्शन कमीशन में जो है जस्ट ये इलेक्शन के पहले अपॉइंट हुए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके कांग्रेस अपनी नाराजगी जता रही है। तो देखते हैं क्या है और अपडेट। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव जो और अभी तो 2025 में ही होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव, लेकिन 2026 में केरल में होने वाला है, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है चुनाव की जिम्मेवारी संभालेंगे। क्या नाम है इनका, ज्ञानेश कुमार। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। ओके। ज्ञान जो भी जिस व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत होती है, जिन्हें ज्ञान जिनके पास ज़्यादा होते हैं वो मुख्य होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से चुने जाते हैं। इसका मतलब 26वें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। जिनके पास ज्ञान होता है वो मुख्य रूप से चुने जाते हैं। याद हो जाएगा आपको, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। इनके जगह पे, किन के जगह पे ये जो है रिटायर, मतलब किन के स्थान पे इनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो राजीव कुमार, ठीक है। यहाँ पे ये राजीव कुमार जो है क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो भी है उसका 28 फरवरी को रिटायर हो रहा है, ठीक है। राजीव कुमार जो 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इस 18 फरवरी के बाद जो है आपको ये ज्ञानेश कुमार आपको देखे जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। तो आपको ये चीज़ें याद हो गया होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिनके पास ज्ञान होता है वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से चुने जाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। सेकेंड अपडेट को देखते हैं। सेकेंड अपडेट क्या है, तो ये हमारे भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एसआई फॉर इंटरप्रेन्योरशिप के पहल के तहत किसने 1 लाख युवाओं को क्या है, पहल कर कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई, भारत सरकार के द्वारा एक चीज़ लॉन्च की गई है जिसका नाम है एआई फॉर इंटरप्रेन्योरशिप, जो आप लोग देख रहे हैं न्यू जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी, ये सब चीज़ें हैं, फिर आपका बोट हो गया, ये सब टाइप की जो है वर्क शुरू करने के लिए जो है 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, मतलब प्रमोट किया जा रहा है
एज अ बिजनेसमैन, फाउंडर वगैरह बनने के लिए। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ऐसी चीज़ जगह है जहाँ पे हमेशा सरकारी नौकरी, लेकिन करे भी क्या, उनकी इसके लिए फंड की ज़रूरत होगी, ये सब चीज़ें। और जिस फैमिली बैकग्राउंड में ये नहीं है तो वो गवर्नमेंट का जॉब में लगे रहते हैं। तो ये जो है सोच को बदलने के लिए कहीं ना कहीं सरकार लोन भी प्रोवाइड कर रही है। साथ में जो है पहले तो इन्हें नॉलेज देना होगा तभी लोन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो उन्होंने AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के पहल के तहत उन्होंने 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने इंटेल इंडिया, ये कौन सहयोग कर रहा है, तो इंटेल इंडिया जो है सहयोग कर रहा है। और ये जान रहे हैं आप लोग, इंटेल जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, सहयोग से यहाँ AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू की गई, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें आप लोग देखना होगा। उसके बाद जिसका लक्ष्य 2025 तक 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षण करना है। मीन आप लोग देख रहे हैं कि बहुत वर्ल्ड में जो है AI पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों को कनेक्ट किया गया है कि AI को और साथ में आपका बिजनेस उद्यमशीलता कौशल, ठीक है, ये चीज़ों को है प्रशिक्षित करना, दोनों को कंबाइन करके। यह कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास को बढ़ाने में, कौशल विकास लोगों में जो है विकास जो होता है, स्किल डेवलपमेंट जो होता है उसको बढ़ाने और देश भर में युवा नव प्रवर्तकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। मीन जो है यह कार्यक्रम के थ्रू स्किल को डेवलप करना और न्यू जो जनरेशन जा रहा है, न्यू जो दुनिया बदल रही है, किस किस बेसिस पे कौन कौन चीज़ें न्यू लॉन्च हो रही है, इसके बेसिस पे इस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही क्या है व्यापक स्तर पे इसकी रणनीति की तरह ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मीन 1 लाख युवाओं को जो है ये कार्यक्रम के थ्रू जो है प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि हमारा इंडिया आगे बढ़ सके। ये बहुत ही अच्छी पहल है, शुरुआत किया गया है तो कुछ अच्छा हमें स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जा रहा है इसको। देखते हैं न्यू थर्ड अपडेट क्या है। हाल ही में यूके के मारद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। यूके आप लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम जो है, और नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक आंसर दीजिएगा नाइटहुड की और किनको उपाधि दी गई है, ठीक है। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। एक और व्यक्ति है जो आप लोग जान रहे होंगे, उनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिखिए। फिर है किसे सम्मानित किया गया है, तो क्या नाम है, एन चंद्रशेखरन। इनका नाम आप लोग सुने होंगे। अभी ये टाटा जो भी कंपनी आप लोग देख रहे हैं टाटा समूह, उसके क्या है अध्यक्ष है, ठीक है। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को यूके भारत व्यापार में यूके और इंडिया का व्यापार संबंधों को बढ़ाने और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूके में मानद नाइटहुड विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य जो है का सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसका बहुत ही उत्कृष्ट उनका सम्मान है जो इन्हें प्राप्त हुआ है। इस मान्यता की घोषणा यूके सरकार द्वारा 14 फरवरी 2025 को की गई थी, जो है इसकी मान्यता की घोषणा की गई थी और इन्हें इस बार जो है उपाधि दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया गया, तो एन चंद्रशेखरन, ऐसे याद रखिएगा। नाइटहुड, नाइट में क्या दिखाई देता है, तो चांद, ठीक है, शिखर पे चांद दिखाई देता है। मीन नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी जा रही है, तो एन चंद्रशेखरन को चांद पे शिखर, कब, नाइट के टाइम में। तो ये बातें समझ में आ गई होगी आपको और ये चीज़ें याद भी हो गया होगा। तो 3 टॉपिक हम लोग पढ़े, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, याद भी हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट को देखते हैं। भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित करा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये जो है 6ठा संस्करण किया जा रहा है भारत और जापान के बीच, और ये जो है धर्म गार्जियन का नाम दिया गया है। सैन्य अभ्यास जो भी हो रहा है एक्सरसाइज, इसका क्या नाम है, धर्म गार्जियन, ठीक है, का 6ठा संस्करण है। और ये आयोजित कौन कर रहा है, तो जापान के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है।
मतलब भारत का जापान के साथ जो है ये सैन्य अभ्यास हो रहा है, आयोजित नहीं किएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी अपडेट क्या क्या चीज़ें हैं, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। भारत और जापान के बीच जो है आपका धर्म गार्जियन जो है छठा संस्करण आयोजित हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब किया जा रहा है जिसको आयोजित किया गया है, लिखा हुआ है। सेना प्रमुख COAS के 14 से 17 अक्टूबर 2024 तक की सफल जापान यात्रा। ठीक है, सेना प्रमुख जो थे वो यहाँ से जापान यात्रा पे गए थे, 14 और से 17 अक्टूबर तक वहाँ थे। तो जापान यात्रा की गति को आगे बढ़ाते हुए अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 जो है यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान जापान के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। ये जो उन्होंने वहाँ गए थे तो वो जो है इसको अभ्यास धर्म गार्जियन पहले से होता आ रहा है, जो है 2025 में भी इसका देख रहे हैं आप लोग, छठा संस्करण है। तो इस बार जो है जापान अच्छे खासे रोल में है, जो इंडिया के साथ ये वर्क कर रहा है। इससे पहले जो है 11 फरवरी को भारत और मिस्र के विशेष बलों ने, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, 11 फरवरी को ख़त्म हुआ, 11 फरवरी को ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे, 11 फरवरी को भारत और मिस्र विशेष बलों ने राजस्थान के महादन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन थर्ड अभ्यास शुरू किया था। ये साइक्लोन थर्ड लगभग 17-18 को ये जो है ख़त्म हुआ है। ठीक है, 11 तारीख को ये शुरू हुआ था। तो इनका अभियान का क्या, इनका देखिए, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन थर्ड हुआ है। ठीक है, और भारत और जापान के बीच क्या हुआ है, तो धर्म गार्जियन, भारत का धर्म और जापान का गार्जियन। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। और भारत और मिस्र के बीच क्या है, साइक्लोन, जो हमारे पाकिस्तान है बीच में। ठीक है, मैप पे आप देखिएगा, समझ आएगा। भारत और मिस्र के बीच पाकिस्तान, ठीक है, जो साइक्लोन के रूप में है। तो आप लोग ये याद हो गया होगा अब। ठीक है, ये टॉपिक CID से याद हो गया होगा। भारत और मिस्र के बीच क्या है, तो साइक्लोन, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कहाँ हुआ था, तो जस्ट पाकिस्तान के बगल में राजस्थान में ये चीज़ें, ये सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और मिस्र वाला। ठीक है, जिसको साइक्लोन थर्ड बोलते हैं, जगह भी आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में ये हमारा 5वां अपडेट है। हाल ही में MSME, ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे इस नाम को, MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई। ठीक है, क्या नाम है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई। अब ये क्या है, तो क्रेडिट लगा हुआ है, तो आप लोग को निश्चित ही लोन देने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा क्या है। तो ये जो है गारंटी योजना शुरू की गई, स्वामी फंड का विस्तार किया गया। और स्वामी फंड का जो है विस्तार, स्वामी फंड मतलब निश्चित है इसमें जो है हम किस चीज़ का मालिक बनने जा रहे हैं, तो ऐसी बातें इससे पता चल रहा है। तो देखिए ये क्या है, हाल ही में MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई और स्वामी फंड का विस्तार किया गया। और ये किसके द्वारा की गई, वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा, निर्मला ताई जो है के द्वारा किया गया है, टैक्सेशन की क्वीन है। फिर है यह योजना की, इनके बारे में अपडेट क्या है। यह योजना उपकरण, देखिए आगे, उपकरण या मशीनरी के खरीद के लिए आपको लोन से रिलेटेड है, क्रेडिट लगा हुआ। ठीक है, MCGS MSME के तहत पात्र MSME को स्वीकृत 100 करोड़ रुपए तक के क्रेडिट सुविधा के लिए सदस्य ऋण संस्थानों को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। मतलब ये जो है राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है लिमिटेड के द्वारा 60% जो है गारंटी कवरेज प्राप्त करेगी। गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो है आपको 100 करोड़ रुपया जो है क्रेडिट सुविधा आपको दिया जा रहा है। और किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, NCGTC ये कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है, राष्ट्रीय क्रेडिट ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये थोड़ा सा नाम बड़ा है। इसका ये जो है 60% गारंटी आपका कवरेज प्रदान करेगा 100 करोड़ के जो भी है आपका लोन लेने पे। और किसके लिए, तो उपकरण और मशीनरी खरीद के लिए। देखिए सबसे पहले आप बिजनेस कोई करना चाहते हैं, बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए आपको मशीन का ज़रूरत होगा।
तो इसके लिए ये जो है इस चीज़ को भी बढ़ावा देने के लिए अभी आप लोग जान रहे थे AI एंटरप्रेन्योरशिप जो है कार्यक्रम के लिए 1 लाख युवक को जो है आप लोग प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे फिर से आपको लोन बैकग्राउंड करने के लिए ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो सके इंडिया का। तो इसके लिए जो है सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, लगभग 100 करोड़ है लगभग, उसका 60% जो है ये कंपनी आपका गारंटी कवरेज प्रदान करेगी, सामने बाकी आपको करना होगा। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। इसमें क्या था, तो क्रेडिट म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना और स्वामी फंड का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दूरसंचार विभाग DOT बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया में अभी ट्रेंडिंग टॉपिक 5G 6G नेटवर्क चल रहा है, जो इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखते हैं क्या है। दूरसंचार विभाग DOT बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये दूरसंचार विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है ये अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चीज़ें हैं, जो दूरसंचार विभाग जो भी हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन बातचीत, ये सब चीज़ें, और फिर आपका इंटरनेट सेक्टर जो है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जब इस सब समझौता कर रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। और ये ITU जो है ये थोड़ा सा क्या है ये जान लेते हैं। तो ये जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोग जैसे यहाँ से फ़ोन अपना स्मार्टफोन दूसरी जगह लेकर जाते हैं। मान लीजिए 1 ईयर का रिचार्ज प्लान हम जियो का किए, अब चलेगा अमेरिका, तो वहाँ का रिचार्ज प्लान आपको करना होगा। तो ये जो है इसको ITU मैनेज करता है। आप लोग यही रिचार्ज प्लान से, और यही नेटवर्क तो वहाँ का रहेगा, बट इसी सब से जो है आप वहाँ पे फ़ोन यूज अपना, या किसी का भी 5G नेटवर्क कर रहा है, या मान लीजिए जियो का नेटवर्क वहाँ यूज कर रहे हैं, तो जियो का नेटवर्क तो वहाँ है नहीं, अगर नहीं है तो वहाँ का फ़ोन, मतलब वहाँ का जो भी आप सैटेलाइट चीज़ें यूज कर रहे हैं, रिचार्ज सिस्टम है, तो रिचार्ज सिस्टम वहाँ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो ये जो है पूरे दुनिया को एक साथ मिलाकर रख दिया गया है नेटवर्क सिस्टम में। मीन पूरे वर्ल्ड का यहाँ का रिचार्ज सिस्टम, वहाँ के रिचार्ज सिस्टम फिर से करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं है। 5G नेटवर्क है तो वहाँ भी आपका 5G नेटवर्क वही फेज़ में, वही रेंज में आपको दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप चला सकते हो दूसरे कंट्री में जाने के बाद भी। नेटवर्किंग सिस्टम क्या है, तो नेटवर्क सिस्टम जो भी है आपका जियो का है, तो आप लोग जो है वहाँ पे जो भी आप रिचार्ज करके जा रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ों को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। इसी नेटवर्क से ही आप अपना मोबाइल स्मार्टफोन जो भी रिचार्ज किए हुए हैं वो फिर जाके वहाँ रिचार्ज करने का ज़रूरत नहीं है, यही आपका वहाँ काम करेगा। तो ये चीज़ों कनेक्टिविटी जो है प्रदान की है, जो है ITU जो है ये सब काम को करता है, मान्यता इस इसको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से समझ आया होगा। फिर है दूरसंचार विभाग के सचिव कौन है, ये भी अब क्वेश्चन है आपका। दूरसंचार DOT के जो भी है का सचिव कौन है, तो डॉक्टर नीरज मित्तल, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनका फ़ोटो है। ये डिजिटल कनेक्टिविटी को भारत के वैश्विक नेतृत्व बढ़ाने के उद्देश्य से जिनेवा में आधिकारिक यात्रा पर है। मीनवाल जिनेवा गए हुए हैं और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ITU नेतृत्व के साथ बातचीत की, जिससे महासचिव सुश्री डोरेन बोगदान मार्टिन भी शामिल थी, ताकि तो ये जो है वहाँ की महासचिव हैं ये ITU की, और ताकि दूरसंचार में भारत की प्रगति विशेष रूप से 5G, देखिए आ गया 5G 6G प्रौद्योगिकियों डिजिटल परिवर्तन के लिए SI साइबर सुरक्षा ढांचे पर चर्चा की जा सके। मीन जो भी है 5G और 6G चल रहा है, और डिजिटल परिवर्तन मीन AI वगैरह आया हुआ है, फिर आपका साइबर जो अटैक चलता है, ये सब अटैक वगैरह होता है, इस सब चीज़ों को सुरक्षा के लिए इस टॉपिक पे उन्होंने बात किया। जिनेवा ये यात्रा पे गए हुए हैं, और जो है इन अपने प्रयासों के तहत भारत में जो है इसमें 2030 के ITU जो भी होगा सम्मेलन, उसमें मेज़बानी करने का प्रस्ताव भी ये रखे हैं वहाँ पे। तो आपको ये चीज़ें समझ आई होगी ITU क्या है, और इससे जो है हमारा 5G की कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी, 6G की कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी। इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में तो हमारा DOT है ही, दूरसंचार विभाग तो है, इंडिया के बाहर की बात हो रही है। आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। और इन्होंने वहाँ पे जाकर बात किया, क्या नाम है इनका, तो नीरज मित्तल, ठीक है। दूरसंचार विभाग जो है
इनका क्या नाम है, तो नीरज मित्तल। आप लोग जान रहे हो नीरज चोपड़ा बहुत दूर तक जैवलिन थ्रो करता है, दूर, ठीक है, दूरसंचार विभाग नीरज मित्तल। मित्तल एयरटेल वाले का भी है, ठीक है, भारती मित्तल, आप लोग याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट अपडेट क्या है, यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन के ने किया, तो पशुपालन और डेयरी विभाग। देखिए ये भी चिप बनाने लगा, DADH। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री यूनिफाइड जीनोमिक चिप नामक जो है पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली मवेशियों को पहचान करने और डेयरी खेती की दक्षता में सुधार करने में मदद करना है। यूनिफाइड जीनोटिक चिप 2 संस्करण है, मवेशियों के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप, 2 चिप है। और पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित सह चिप किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बैलों की पहचान करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से भारतीय मवेशी नस्लों के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है, भारतीय मवेशी जो नस्ल है उनके लिए डिजाइन की गई, जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाती है। क्या क्या मतलब ये चिप से पता चले क्या क्या करने पे जो है इनकी दूध वगैरह की वैरायटी और स्ट्रांग होगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा अच्छा प्रोवाइड होगा, कैसा किस कंडीशन में गाय भैंस है, कौन सी बीमारी डिजीज वगैरह, ये सब चीज़ों को जो है हैंडल किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा जो है विकास इसका डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जी सफल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो गुजरात सरकार जो है जी सफल योजना शुरू किएगा। ये भी इस बहुत अच्छा योजना है, देखते हैं क्या है। तो गुजरात सरकार ने गुजरात सफल है, जी सफल आप लोग समझ रहे होंगे इसके नाम से। फिर है गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल जो है गुजरात स्कीम फॉर, ये पूरा अगर बात करें तो यहाँ पे जी सफल है तो सफल का ये फुल फॉर्म दिया जा रहा है, स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, ये जो है इसका नाम है, फुल फॉर्म है। योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो ये जी सफल से जो है इन लोगों को सपोर्ट देना है। यह योजना अगले 5 वर्ष में गुजरात के 10 जिलों के 25 लाभुकों को तालुकों में 25 तालुकों में 50,000 अंत्योदय अन्य योजना कार्डधारक परिवारों को लाभान्वित करेगी। ये जो है अंत्योदय जो आप राशन कार्ड वगैरह है उस टाइप की कार्ड होती है, और उन कार्डधारक परिवारों को ये जो है योजना ज़्यादा लाभान्वित करेगी, और विशेषकर ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये दिया जा रहा है जी सफल योजना। आगे देखते हैं क्या अपडेट है। एक और इसमें ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र पटेल इनका नाम है, जो गुजरात के अभी मुख्यमंत्री हैं, यही है, देख सकते हैं फोटो। फिर है आरबीआई ने श्रीराम फाइनेंस, नैनीताल बैंक और उज्जीवन SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB का मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगाया जुर्माना। इन्होंने जुर्माना लगाया हुआ आरबीआई ने, और क्या है किस कारण से है, तो आरबीआई ने बैंकिंग नियामक के द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC पर 79.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सबसे ज़्यादा जुर्माना जो है यहाँ पे नैनीताल बैंक पे लगाया गया है, ठीक है। सबसे अधिक जुर्माना किस पे लगा है, तो नैनीताल बैंक, आप लोग देख सकते हैं। ये 2 बैंक को मिलाकर ये बनाया गया इतना लगा है, और इन पे अकेला जो है 61.40 लाख जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया, तो ये जो भी इनका गाइडलाइन था, इस गाइडलाइन को ये नहीं मान रहे, जिस कारण से उन्होंने आरबीआई ने इन पे जुर्माना लगाया। चलिए नेक्स्ट अपडेट को देखते हैं। देश का पहला राज्य कौन है जो एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा कर उसे नष्ट करेगा, तो क्या नाम है इनका, केरल। अब ये क्या करने जा रहा है, देश में पहली बार केरल औषधि नियंत्रण विभाग, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, केरल औषधि नियंत्रण विभाग जो है एक्सपायर हो चुकी अप्रयुक्त दवाओं को एकत्रित करने और वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की तैयारी कर रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जाज ने कहा कि विभाग इस संबंध में एनप्राउड, ठीक है, नामक एक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। एनप्राउड मतलब अप्रयुक्त दवाओं को हटाने का नया कार्यक्रम जो है एक इनका विभाग जो है शुरू कर रहा है, जिससे क्या होगा, ये जो भी आप दवा वगैरह यूज होता है हम लोग फेंक देते हैं कहीं भी, कोई भी जानवर है उसको खा गया किसी कारण से, तो उसे प्रॉब्लम होने लगती है, ये चीज़ें हैं।
तो और वो एक तरह से पोल्यूशन का भी काम करती है, क्योंकि वो टोटली पूर्ण रूप से केमिकल है, ठीक है। जिस कारण से वो इकट्ठा करके इसको नष्ट करने का वो वर्क करेगी सरकार। तो ये जान रहे हैं आप लोग कि एजुकेशन में ये फर्स्ट नंबर पे आता है, तो अपना वर्क कर रहा है ये इस बेसिस पे, ज़रूरी हो सकता है। तो आपको जो भी करेंट अफेयर्स ये 10 थे, मैंने 10 बोला था कि आपको कराऊंगा, ये 10 आपको कैसा लगा? अगर आपको याद करना हो, मैंने कुछ ट्रिक से भी याद कराने की कोशिश की है। अगर आपको फिर से याद करना होगा तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। आपको एक बार और देखिएगा तो आपको याद निश्चित है 100% हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।